हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कृषि क्षेत्र में अपना करियर शुरुआत करना चाहते हैं। आज की कई कंपनियां इस मार्केट में अपना बिजनेस कर रही है और हर कंपनियां अपना ब्लॉक वाइज कोई कोई कंपनियां चार चार ब्लॉक पे एक एम्प्लाई को रखते हैं और उन्हें एमजीओ, एफए, एमडीओ या वीएसपी के नाम से पुकारते हैं। और इन इन सब पोस्ट के लिए कभी-कभी डायरेक्ट लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और कभी-कभी इन इसी पोस्ट के लिए लोगों को इंटरव्यू के लिए सामना करना पड़ता है। उस इंटरव्यू में कई आसान से सवाल भी किए जाते हैं और कभी-कभी उस आसान से सवाल का जवाब नहीं देने की वजह से लोग असफल हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक कहानी बताऊं, सच्ची कहानी बताऊं, जिसमें एक इंटरव्यूअर काफी सारे सवाल कर रहे थे और उसमें कई सवाल थे, जैसे धान का बीज दर कितना होता है, एक मक्के में लाइन कितने होते हैं, या एक एकड़ में मक्का कितना लगता है, इन सब किसान संगोष्ठी कैसे करते हैं। इन सब सवालों का जवाब देने के बाद एक काफी आसान सा सवाल किया गया कि आप करेला का इंग्लिश बताएं। इसमें आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है और देखा जाता है कि आपने वाकई काम किया है कि नहीं। और उसने करेले का इंग्लिश नहीं बता पाने की वजह से उस वो इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर के चला आता है। तो इस वीडियो में जो भी सारे सवाल किए जाते हैं, सारी कंपनियां अलग अलग तरह के सवाल करती है। जैसे जो सिर्फ ग्रेन बेचती है, सीरियल क्रॉप्स बेचती है, जैसे जो मक्का, धान, गेहूं बेचती है, उनके सवाल कुछ अलग होते हैं। जो सिर्फ सब्जियां बेचती हैं उनके सवाल थोड़े अलग होते हैं और जो उर्वरक बेचती हैं उनका सवाल इन सब कंपनियों के अपेक्षा अलग होता है। या जो सिर्फ पेस्टिसाइड बेचते हैं उनके सवाल अलग होते हैं। तो इन सारे सवालों का हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि आप सबको जवाब दिया जाए और इकट्ठे इन सारे सवालों का जवाब अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो को तो मिलेगा। और जनरली इस तरह के इंटरव्यू में काफी आसान से सवाल का जवाब पूछा जाता है, जैसे कि आप अपने बारे में बताएं, परंतु इसका आंसर आप जैसे बताते हैं वैसे ही आपका आगे का इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आप एग्रीकल्चर हैं तो आपसे जो सवाल किए जाएंगे कुछ अलग स्टैंडर्ड के किए जाएंगे, उसका लेवल थोड़ा हाई होगा। जैसे अगर आपने एग्रीकल्चर किया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में पढ़े हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई एग्रोनॉमी सब्जेक्ट बताया तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताएं धान की खेती कैसे करते हैं, या व्हीट जो गेहूं है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। या कई क्रॉप्स के आपसे बोटनिकल नेम पूछे जा सकते हैं, जैसे गेहूं का बोटनिकल नेम क्या है, मक्का का क्या है। इस तरह का सवाल आपसे किया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि जनरली कौन से सवाल किए जाते हैं और उसके सही उत्तर क्या है, कैसे उसका जवाब देना चाहिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला सवाल होता है अपने बारे में बताएं। देखिए, अपने बारे में बताएं, इसका सवाल का जवाब काफी आसान है और उसमें आपसे आपको अपना नाम, पता और आपने हायर एजुकेशन कहाँ से किया है, अंतिम शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त किया है, क्या किया है, उसके बारे में आपको सिंपल सा जवाब देना होता है। अगर आपने एग्रीकल्चर किया है तो आप एग्रीकल्चर बताएंगे। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन बताएंगे। या अगर आपने किसी कंपनी में पहले से काम कर रखा है तो उसके बारे में बताएंगे और उसमें क्या क्या आपने सीखा है और क्या क्या अभी तक आपने टारगेट लिया था और क्या अचीव किया है उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। तो दूसरा सवाल आपसे ये किया जा सकता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एक सिंपल सा जवाब है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों का उगाना शामिल होता है। काफी आसान है, आप बता सकते हैं कि कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फसलों, अ, हर तरह के फल, सब्जियों को उगाने का जो काम है उसे कैसे करते हैं वो किया जाता है।
उसके बाद अगला सवाल आपसे ये होता है कि बीज दर क्या होता है या सीड रेट क्या होता है? बीज दर का मतलब होता है कि आप किसी भी फसल का प्रति एकड़ जो बीज जरूरत होता है उसे बीज दर कहते हैं। तो किसी फसल के बीज की वह मात्रा जो 1 एकड़ के लिए जरूरत होती है, वह बीज दर कहलाता है। तो हर फसल के लिए अलग-अलग होता है और जब आपसे इंटरव्यूअर बीज दर जान लेता है तो आपसे आगे वो सारी फसलों में से किसी एक फसल का बीज दर पूछा जा सकता है। जैसे 1 एकड़ में धान का बीज कितना लगता है? 1 एकड़ में गेहूँ का बीज कितना लगता है? इस तरह का सवाल किए जा सकते हैं। फिर उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है जैसे 1 एकड़ में कितना मीटर होता है? तो इसका सही उत्तर है 4047 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? तो इसका सही उत्तर है 2.47। इस तरह से अगर आगे के सवाल करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस, आपकी जानकारी के लिए चेक किया जाता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जो कि आपने बचपन से अब तक पढ़ा है। यही सारे सवाल जो आप बचपन से कभी-कभी आप पढ़ रहे होते हैं, बस उसका सवाल का जवाब पूछा जाता है और उसमें भी कभी कहीं पे लोग नहीं जवाब दे पाते हैं और वो एक अच्छा साइन नहीं होता है उस समय के लिए। तो फिर अगले सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से ऋतुएँ होती हैं? मतलब क्रॉप पैटर्न क्या होता है? अपने यहाँ कौन-कौन से सीज़न होते हैं? उनका ये सवाल होता है कौन-कौन से सीज़न होते हैं, कौन-कौन सा ऋतु होता है? तो जैसे अपने इंडिया में 3 मुख्य ऋतुएँ हैं, 3 मुख्य सीज़न हैं, जैसे पहला खरीफ सीज़न, दूसरा रबी, तीसरा जायद। तो खरीफ सीज़न जो होता है वो जून से लेके सितंबर तक का माना जाता है और उसके जो मुख्य फसलें हैं जैसे चावल है, गन्ना है और खरीफ की सब्जियां हैं जैसे भिंडी है, टमाटर है, ये सब खरीफ की सब्जियां हैं। रबी में जनरली ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ मक्का और गेहूं का उत्पादन किया जाता है और वो सीजन अक्टूबर से मार्च तक का माना जाता है। तीसरा जो जायद ऋतु है वो खरीफ और रबी के बीच का एक छोटा सा मंथ होता है जैसे फरवरी मार्च, जिसमें जनरली खरबूजा, तरबूज, ककड़ी ये सब फसल लगते हैं और इसे जायद कहा जाता है। पशुओं के जो चारा फसलें लगते हैं वो भी जायद की फसलें कहलाता है। जैसे धान का बीज दर क्या होता है? जैसे आपने बीज दर बताया तो फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि धान का बीज दर क्या होता है? तो हाइब्रिड का 6 केजी पर एकड़ और ओपी रिसर्च की बात करेंगे तो ये 12 केजी पर एकड़ होता है। कभी-कभी लोग 4 से 6 केजी बता देते हैं, 10 से 12 बताते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको सीधा स्टैंडर्ड जो है कंपनियों का वही बताना है कि 6 केजी पर एकड़ हाइब्रिड का, ओपी रिसर्च 12 केजी पर एकड़, ओपी या रिसर्च। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगर आपने धान की कंपनियों में काम किया है या आप ऐसे भी सवाल किए जा सकते हैं कि कोई पहले से अलग धान लगा रहा है तो आप सामने वाले किसान को कैसे अपने धान के बारे में बता करके उस कहेंगे कि आप हमारा धान लगाओ। तो उसका ये सवाल का जवाब ये इस तरह से भी कि सवाल किया जा सकता है कि धान की 4 खूबियाँ या विशेषता बताएं। तो देखिए कोई भी फसल हो, किसान को सबसे पहले उसका उपज ज़्यादा चाहिए। तो आप बता सकते हैं पहला कि अत्यधिक उपज की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, उपज अच्छा है तो साथ में वो रोगों के प्रति सहनशील होना चाहिए, जैसे बीएलबी रोग होता है। इन सब रोगों के प्रति सहनशील होना चाहिए। ब्लास्ट होता है, बीएलबी होते हैं, तो रोग के प्रति सहनशील होना चाहिए। तीसरा, धान का फसल अ, जब तैयार होता है तो उस समय काफ़ी गिरने का भी शिकायत आता है। तो खड़ी फसल गिर जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है किसान को। तो आप ये बता सकते हैं कि धान का फसल गिरने के प्रति भी सहनशील होना चाहिए। आगे आप चूँकि जो उपज ले रहे हैं वो खाने खाएँगे भी और जो धान का टेस्ट अच्छा होता है उसे अगले साल भी रिपीट किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि धान का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। अब देखिए जो अगला सवाल है ये भी पूछा जा सकता है कि धान कितने दिनों में तैयार होता है? तो धान 110 से लेकर जनरली 140 दिन तक अपने यहाँ लगता है
और 110 से 140 दिन में आप अगर बताते हैं तो आपसे उस वैरायटी का नाम भी पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि 140 दिन में कौन सा धान तैयार होता है। तो राजेंद्र मंसूरी एक है जनरली जो देखते हैं कि वो 140 दिन में तैयार होता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि 135 दिन के धान का नाम बताएं। तो सबके एरिया में अलग अलग लगता है, जैसे कुछ एरिया में 64-44 लगता है, कुछ एरिया में 83-83 लगता है धान्या का। तो आप ये सब थोड़ा अपने आप को अपडेट कर लेंगे कि कौन सा कितने दिन का है और हमारे मार्केट में बिक रहा है। उसी तरह से 110 दिन का धान कौन सा है, 125 दिन का धान कौन सा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर आपको अगर आप किसी कंपनी में पहले से काम कर रखे हैं, आपने बता रखा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है आपके जो आप कि आप प्लॉट पे जाकर के किसानों के साथ काम कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक धान की बाली में दाने की संख्या कितना होता है। देखिए जनरली ये धान का जो दाना है वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी वैरायटियां हैं तो ये 300 तक भी हो सकता है, और थोड़ा कम उपज वाला है तो 200, 230, 250 ऐसे भी हो सकता है। तो आपको जनरल बताना है कि 250 से 300 या 230 से 300 दाने होते हैं। अब धान में क्या क्या रोग या कीड़े लगते हैं, तो जनरली धान में तना छेदक लगना शुरू होता है जब वो 20-25 दिन का हो जाता है, 30 दिन का हो जाता है, तो तना छेदक शुरू हो जाता है लगना। बेलबी एक बैक्टीरियल ब्लाइट रोग है जो कि पत्तों में से लगना शुरू होता है। तीसरा ब्लास्ट आप बता सकते हैं, और ब्राउन ब्राउन प्लांट ऊपर बीपीएच बता सकते हैं, जो जनरली जहाँ पे पानी लास्ट समय तक खेतों में पानी रहता है, नमी बना रहता है, वहां लगता है। इसके अलावा फॉल्स स्मट भी एक रोग है, वो भी लगता है। तो आप ये सब बता सकते हैं, तना छेदक, बेली, ब्लास्ट, बीपीएच। फॉल्स स्मट भी बता सकते हैं जो धान का बाली तैयार होने के पास बाद लगता है। जनरली पहले ये सवाल पूछे जाते थे अपर लेवल के लिए, लेकिन आज के डेट में कई धान की स्पेशलिस्ट कंपनियां या फिर पेस्टिसाइड की स्पेशलिस्ट कंपनियां ये भी पूछने लगा है कि बीएलबी और ब्लास्ट में क्या अंतर होता है। तो बीएलबी ब्लास्ट में क्या अंतर होता है, इसका जवाब आपको जरूर जानना चाहिए। कि सबसे पहले देखिए, बीएलबी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो बीएलबी बैक्टीरियल डिजीज है और ब्लास्ट एक फंगल डिजीज है। तो बीएलबी कैसा दिखता है, ब्लास्ट कैसा दिखता है, वो अंतर आपको बताना है। तो बीएलबी देखेंगे तो पत्ते के किनारे और उसके मध्य भाग में पीली धारियां बन जाती हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि धान के पत्ते पे उजला पपड़ी जमा रहता है, तो समझिए कोई बीएलबी लगा है। या कभी कभी आपको नहीं लगा है तो उस तने को जब दबाएंगे तो उससे उजला तरह का द्रव्य निकलता है, लिक्विड निकलता है, और वही सूख करके पपड़ी सा बन जाता है। तो इस तरह से आप उसको समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो काफी अच्छा आपके पास नॉलेज है। ये भी पूछा जा सकता है कि आप बीएलबी के लिए कौन सा दवाई रिकमेंड करते हैं, तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बताना चाहिए, जो कि काफी अच्छा इसका निदान करता है। जैसा कि ब्लास्ट मैंने बताया कि एक फंगल डिजीज है, तो आपको बताना चाहिए ब्लास्ट एक फंगल डिजीज है, और जो कि छोटे छोटे धब्बे के फॉर्म में पत्ते से लेके तने तक दिखता है। मतलब लगभग लगभग सेम कलर में दिखता है, बट आपको ये धब्बे के मतलब छोटे छोटे स्पॉट के फॉर्म में लगता है, और वो एक लगातार धारियां बनता है। तो आप ये बता सकते हैं ब्लास्ट में छोटा छोटा धब्बा फॉर्म बनता है, जिसका कि अगर आप शेप देखेंगे, आकार देखेंगे, तो हम मानव की आंखों की तरह वो दिखता है। और एक उसका कलर भी देखेंगे तो जब पान के जो पीक होते हैं ना, जो केसरिया रंग का होता है, उस टाइप से ये इसका कलर दिखता है। अगर इसका निदान पूछा जाए तो इसका निदान है ट्राइसाइक्लोजोल। ये आप अगर रिकमेंड करते हैं तो ब्लास्ट के लिए काफी अच्छा होता है। अब अगर बात करें कि मक्का में अगर आपने काम किया है या इंटरव्यूअर का मन कर गया कि मक्का से हमें सवाल करना है, तो पूछा जा सकता है कि आप मक्का का बीज दर क्या होता है बताएं। तो मक्का का बीज दर 8 kg पर एकड़ होता है। हाइब्रिड मक्के का आपको यही बताना है। मक्के में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मक्के में दाने की कितनी धारियां होती है। तो यहाँ पे ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि आपसे आपको आप ये
चेक किया जाता है कि आपने वाकई मक्का का धारियां गिना है कभी या नहीं गिना है, क्योंकि मक्के की धारियां हमेशा इवन नंबर में होता है, सम संख्या में होता है, कभी भी ऑड नहीं हो सकता है। तो आपको इसी का जवाब 14, 16, 18 ऐसे बताना है। और एक धारे में कितने दाने होते हैं तो आप इसका कुछ भी बता सकते हैं, 25, 30, 35, 40 कैसे कुछ भी बता सकते हैं। जनरली इतना दाना पाया जाता है। अब मक्के में कौन कौन से कीड़े लगते हैं, जैसे कि धान में पूछा गया वैसे मक्के में पूछा जा सकता है। तो मक्का में जनरली अभी जो कीड़ा काफी लग रहा है, काफी इंसेक्ट्स लगते हैं अभी के डेट में मक्के में। तो 20 से 25 दिन के बाद मक्के में फॉल आर्मी बॉर्म लगता है, जिसमें पत्ते बिल्कुल ही नेट की तरह हो जाता है। अगर आपसे इसका जवाब पूछा जाए कि इसके लिए क्या दवाई चलाते हैं, तो आप बोल सकते हैं, अगर आपने पहले से काम किया है तो बायोगो, टेट्रानिलिप्रोल है, बेंजो जो कि मैक्टिन बेंजोएट है, तो ये सब दवाइयाँ काफी काम करता है फॉल आर्मी बॉर्म में। इसके अलावा मक्के में नॉर्दर्न ब्लाइट और साउदर्न ब्लाइट दो लगते हैं। नॉर्दर्न ब्लाइट भी आज के डेट में काफी नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों काफी लग रहे हैं। अगर देखेंगे तो पत्ते में जो बाहर की तरफ, मतलब पत्ते के बाहर साइड वाले, आउटर साइड वाले भाग जो पीला हो रहा है, तो वो नॉर्दर्न ब्लाइट कहलाता है। अगर साउदर्न ब्लाइट जब पत्ते के अंदर वाले भाग पीले होते हैं तो साउदर्न ब्लाइट कहलाता है, या इनर साइड वाले भाग पीला हो जाता है। तो इसके लिए आपको फंगिसाइड रिकमेंड करना है, जो भी मार्केट में आपके यहाँ चल रहा है उसको बता सकते हैं। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है टेस्ट वेट क्या होता है। तो टेस्ट वेट किसी भी सीड के जो 1000 दाने होते हैं, 1000 दाने होते हैं, जो उसका वजन होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। तो अगर धान का टेस्ट वेट पूछा जाए कितने दानों का होता है, तो आपको बोलना होगा 1000 दाने का जो वेट होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। सीड इंडेक्स क्या होता है, तो सीड इंडेक्स जो होते हैं वो 100 दाने के जो वजन होते हैं उसको सीड इंडेक्स कहते हैं। और ये जनरली बोल्ड सीड के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मक्का है, कॉटन है, इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल ये भी हो सकता है कि गेहूं का बीज दर बताएं। तो ये गेहूं का बीज दर, रिसर्च गेहूं 40 केजी पर एकड़ लगता है। गेहूं का बोटनिकल नेम बताएं। तो ये भी काफी आसान सा सवाल है और इससे भी आपको जानना चाहिए। इसका जवाब है ट्रेटिकम एस्टिवियम। अब गेहूं के 3 विशेषता बताएं। तो पहला तो विशेषता ये है कि गेहूं को गर्मी और तापमान के प्रति सहनशील होना चाहिए, गिरने के प्रति सहनशील होना चाहिए, अधिक कल्ले और उपज अधिक होना चाहिए। कुछ पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं, तो आपका सवाल यहाँ से भी शुरू हो सकता है कि पेस्टिसाइड क्या होता है। इसका जवाब काफी सिंपल है कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जिस केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्ट क्या होता है? जो फसलों को हार्म पहुंचाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसे पेस्ट कहते हैं। उसमें से फसलों के नुकसान पहुंचाने में से इंसेक्ट, मतलब कोई भी कीड़े आ सकते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवारनाशी बीड हो सकते हैं, नेमाटोड हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, ये सारे पेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इस मतलब पेस्ट का मतलब जो भी पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके मुख्य पौधे हैं उसको नुकसान पहुंचाने वाले को पेस्ट कहते हैं। उसमें कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, खरपतवार हो सकते हैं जिसे घास कहते हैं, नेमाटोड हो सकते हैं, या चूहे हो सकते हैं, ये सब रोडेंट्स हो सकते हैं। मतलब ये सारे पेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। इंसेक्टिसाइड्स किसे कहते हैं? इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल प्रयोग किए जाते हैं उसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं। जैसे पेस्टिसाइड का आपने आंसर दिया कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसे पेस्टिसाइड कहते हैं, उसी तरह से जो केमिकल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं उसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं। हर्बिसाइड किसे कहते हैं? तो हर्बिसाइड जो केमिकल खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हर्बिसाइड कहते हैं। खरपतवार का मतलब वो है जो पौधे में अवांछित पौधे घास होते हैं, जो मुख्य पौधे से को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। और उससे काफी मुख्य पौधे को नुकसान होता है।
क्योंकि उसका जो उपज है वो घटा देते हैं ये खरपतवार। लगभग लगभग 33% का नुकसान होता है। तो इन खरपतवार को हटाने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसे हर्बिसाइड कहते हैं। अब फर्टिलाइजर की कंपनियां या जनरल भी ये सवाल किया जाता है और कभी-कभी इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाते हैं लोग कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो इसका सिंपल आंसर है 46%। यूरिया का पौधे में क्या रोल होता है? किस लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यूरिया का जो मुख्य काम है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में मदद करता है। पौधे का जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो उनके पत्ते का विकास, उनके शाखा का विकास, उनके जड़ों के विकास करने में, नए शाखा बनाने में, नए कल्ले बनाने में यूरिया का सबसे ज़्यादा रोल होता है। फिर इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीएपी का जो प्रयोग होता है उसमें क्या-क्या होता है? तो इसे याद रखें 46% डीएपी में फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। तो आप जैसे आपसे नाइट्रोजन का, यूरिया का रोल पूछा गया, आपसे डीएपी का भी रोल पूछा जा सकता है या कि उनमें से किसी एक का रोल पूछा जा सकता है। तो डीएपी का रोल क्या होता है? तो डीएपी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि पौधे में प्रोटीन बनाने में। दूसरा, पौधे के फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में और इसके साथ ही साथ पौधे के विकास में। तो ये 3 मेजर काम है कि प्रोटीन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण में और पौधे के विकास में। और इसके साथ-साथ चूँकि डीएपी, पोटाश, यूरिया का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो पोटाश का भी आपसे पूछा जा सकता है कि पोटाश का मुख्य रोल क्या है? तो आप बता सकते हैं पोटाश पौधे में नमी बना के रखता है। पोटाश पेस्ट और रोगों के प्रति सहनशीलता प्रदान करता है। पोटाश फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, जैसे मक्का है उसमें तेल की मात्रा बढ़ाता है, आलू है उसमें नमी बना के रखता है, उसका चमक बढ़ाता है और धान है तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ाता है जिससे कि वजन बढ़ता है। तो वजन बढ़ाने में भी काम आता है और साथ ही साथ अगर सब्जियों में पोटाश का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी वजन बढ़ने के साथ-साथ उसमें चमक भी लाता है। आजकल काफ़ी फेमस सवाल किए जा रहे हैं, बार-बार किए जा रहे हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट क्या होता है? चूँकि आजकल ज़्यादा ही कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बढ़ा है, तो इसमें आपसे डायरेक्ट सवाल किए जा सकते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट में क्या-क्या होता है? इसमें कैल्शियम 17.1% होता है। कैल्शियम का रोल सेल वॉल को मजबूत करता है, उससे अच्छा स्ट्रक्चर प्रदान करता है, उसे खड़ा रहने की क्षमता देता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन में उसमें कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 14.6% 14.6% होता है। कोई-कोई कैल्शियम नाइट्रेट बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट होता है तो उसमें बोरॉन भी 0.25% होते हैं। तो ये है। उस तरह से ये भी पूछा जा सकता है कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रेट फॉर्म में होता है जो डायरेक्ट पौधे अपटेक ग्रहण करते हैं जिससे कि पौधे में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आता है। तो हाइब्रिड भिंडी का बीज दर क्या होता है? ये सवाल आपका वेजिटेबल बेस्ड कंपनियाँ पूछ सकती है कि हाइब्रिड भिंडी का बीज दर क्या होता है? तो सीधा आपको 2 केजी पर एकड़ बताना है। उसी तरह से टमाटर का बीज दर क्या होता है? तो 60 ग्राम पर एकड़। मिर्च का सीड रेट क्या होता है? तो 100 से 110 ग्राम पर एकड़। हो सकता है कभी आपसे कॉलीफ्लावर का भी पूछ दिया जाए तो वहाँ 125 ग्राम पर एकड़। तो इस तरह से आपको अलग-अलग सब्जियों का भी सीड रेट पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर जब बात करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बहुत ही कॉमन से सवाल चेक करते हैं। जैसे करेला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो करेला को इंग्लिश में बिटर गॉर्ड कहते हैं। इसी तरह से आपसे किसी भी फसल का इंग्लिश नेम पूछा जा सकता है कि आप उस कंपनी के लिए फिट हैं या नहीं, उस कल्चर के लिए फिट हैं या नहीं, आप फील्ड में जाकर के बात करने में सक्षम हैं कि नहीं, इस तरह से आपसे इसका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। जैसे कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे कैसे काम करते हैं तो आपको यहाँ पे ये जब आप वो जानना चाहते हैं कि आपका पूरा जो दिन का रूटीन है वो कैसा होता है। तो जनरली आपको यहाँ पे ये सवाल देने का जवाब ऐसे देना चाहिए कि आप सबसे पहले किसान संगोष्ठी करते हैं, फार्मर मीटिंग करते हैं और उस फार्मर मीटिंग जो करते हैं तो वहाँ के उस गाँव के फार्मर कौन से रिटेलर के पास जाते हैं
तो उस रिटेलर के पास आप जाकर के वहाँ आपने जो मीटिंग किया है, जिस भी प्रोडक्ट पे किया है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है, बताना है कि मैं रिटेलर को बताता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट पे इस गाँव में मीटिंग किया है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। और उसके बाद जब समय बचता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के मैं बताता हूँ कि ये आपके रिटेलर हैं और इनके पास से डिमांड आएगा और उनके इस गाँव में मीटिंग किया गया है। तो यहाँ पे आपको सीधा-सा समझना है कि जब आपको से पूछा गया है कि कैसे काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले फ़ोकस करना है कि फार्मर लेवल पे आप जाते हो, वहाँ मीटिंग करते हो, उससे रिलेटेड रिटेलर्स के पास जाते हो और उसे बताते हो अपने मीटिंग के बारे में और फिर उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो रिटेलर जहाँ से काम करता है, उससे आप मिल कर के अपना पूरा दिन की बात बताते हो और आप अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते हो या अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे भी समझाते हो। या आपके इस कॉन्फिडेंस को ये चेक किया जाता है कि आपने कितने रिटेलर से काम किया है। तो आप बता सकते हैं 20-25 जो भी रिटेलर हैं जिसके साथ आपने काम किया है। तो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि क्या किसी को कॉल लगा सकते हो? तो आप 1-2 रिटेलर का नंबर रख सकते हो और उनसे डायरेक्ट बात करने के लिए बोल सकते हो कि नहीं मैं लगा सकता हूँ। हो सकता है कि आपसे कभी-कभी कॉल लगवा दिया जाए या सिर्फ़ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आप कॉल लगा सकते हो क्या? फिर कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि आप जो उस गाँव में जो मुख्य फार्मर है, लीडर फार्मर है, लीडिंग करते हैं जो काफ़ी अच्छा फार्मर है उस एरिया का, उससे अपना रिलेशन कैसे बनाते हो? तो उसका भी जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए कि आप जो लीडिंग फार्मर है उसके पास जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। उससे सहयोग माँगते हैं और उसे आप बताते हैं कि अगर हमारी कंपनी में कोई डेमो आता है या हमारे पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट आते हैं तो उसके सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है और उनसे आप हमेशा टाइम पे मिलते हो, उनकी समस्याओं को सुन कर के उसका जवाब उन्हें देते हो, उनका सॉल्यूशन करते हो, तो उस फार्मर से आप रिलेशन बनाते हैं और उनके जो भी ज़रूरत के सवाल हैं, उनका आप जवाब देते हो, अगर नहीं दे पाते हो तो आप उन्हें सही टाइमलाइन दे कर के फिर उनसे वापस बताते हो। तो इस तरह से आप अपने लीडिंग फार्मर से भी रिलेशन बना सकते हैं। फिर एक जनरल सवाल आता है क्यों आप चेंज करना चाहते हो? तो आप बता सकते हो कि आप जिस कंपनी में आना चाह रहे हो, जहाँ इंटरव्यू दे रहे हो, वो एक अच्छी कंपनी है और उसका मार्केट में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, एक ऑर्गेनाइज़ वे में काम करती है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, फार्मर पसंद करते हैं, तो इस तरह का आप जवाब दे सकते हो। और यहाँ पे ये भी चेक किया जाता है कि आप दूसरी जगह पे जाके काम कर सकते हैं या नहीं। तो आपसे ये सिंपल सवाल किया जा सकता है कि आपको अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो काम करोगे या नहीं? तो आपको यहाँ पे आंसर देना चाहिए कि आप सब अगर मैं करूँगा, आप दूसरी जगह भी भेजेंगे तो भी मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि दूसरी जगह भी जाऊँगा तो मुझे कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपका ये बिलिंग पावर चेक किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट में कि आपका कितना टारगेट था और आपने कितना अचीव किया। दोस्तों इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं और इससे हटकर भी कुछ सवाल किए जा सकते हैं बट जनरली अगर आप इन सब सवालों का आंसर तैयार करते हैं तो आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है और आप जब इस इंटरव्यू में जाते हैं तो सक्सेस होते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और उम्मीद है कि आप अगर नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो निश्चित तौर पे सिलेक्ट होके आएंगे। धन्यवाद।